आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है जिसे कैपिटल टी से प्रस्तुत किया गया है, बोला जा रहा है कि उसकी प्रभावकारी लंबाई स्मॉल एल और उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी पर वह निर्भर करती है। अब हमें विमेय समीकरण की विधि से लोलक के आवर्तकाल का सूत्र यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए, जो हमें दिया हुआ है पहले हम लिख लेते हैं कि हमें लोलक सरल लोलक के लिए उसके आवर्तकाल को प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले तो आवर्तकाल की बात करें, आवर्तकाल टी से जिसे हमने प्रस्तुत किया है प्रश्नानुसार। अब बोला जा रहा है कि उसकी प्रभावकारी लंबाई सरल लोलक के लिए उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर वह निर्भर करता है। तो निर्भर करता है और विमीय समीकरण विधि इसके लिए लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, आवर्तकाल जो है वो प्रभावकारी लंबाई पर किस प्रकार प्रदर्शित होगा, हमें यह प्रारंभ में नहीं पता। इसके लिए हमने माना कि जो यहाँ पर उस सरल लोलक का आवर्तकाल है, आवर्तकाल किससे प्रस्तुत करें, इसे हमने टी से प्रस्तुत कर रखा। ठीक है, ये समानुपाती रूप से संबंध स्थापित के रूप में बनेगा। प्रभावकारी लंबाई किससे स्पष्ट कर रहे हैं, एल से स्पष्ट कर रहे हैं। तो प्रभावकारी लंबाई जो है एल, और इसके लिए घात हमने ए के लिए माना कि वो घात ए के रूप में उससे संबंध स्थापित करती है, वह संबंध रखती है। ठीक है, उसी तरह जो आवर्तकाल टी है वो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण किससे से हम जी से प्रस्तुत करते हैं, वो घात बी के रूप में आवर्तकाल से संबंध रखती है। ये हमने निकाल लिया। अब यदि इसे संयुक्त रूप से हम लिखें, ठीक है, तो संयुक्त रूप से कैसे लिखा जाएगा, टी जो है आवर्तकाल है वो एल की घात ए के रूप में और जी की घात बी के रूप में प्रस्तुत होती है। ठीक है, ये हमने संबंध तो निकाल लिया। अब संबंध हमने निकाल लिया, लेकिन ये समानुपातिक रूप से है। समानुपातिक रूप से है तो आगे हमें हल करना है। तो टी यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। जब भी आप समानुपातिक चिन्ह से बराबर का चिन्ह लगाते हैं तो वहाँ एक नियतांक आता है, जैसे नियतांक के रूप में के हमने प्रस्तुत किया हुआ है। के यहाँ पर होगा एल की घात ए और यहाँ पर जी की घात बी के रूप में इसका मान हमारे पास प्रस्तुत होता है। जैसे के को हम क्या बोलते हैं, के को हम यहाँ पर बोलेंगे एक विमाहीन राशि, या उसे हम विमाहीन स्थिरांक भी कह सकते हैं, क्योंकि स्थिरांक के रूप में इसका मान आया है। एक निश्चित मान होगा, इसे हम बोलते हैं स्थिरांक। ठीक है, जो वहां पर आवर्तकाल पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार से इसे हमने दे दिया समीकरण एक नाम। ठीक है, समीकरण एक को कैसे हल किया जाएगा, अब हमें देखना होगा विमाओं को बराबर रूप में, मतलब दोनों पक्षों में विमाएं हमें देखनी होगी। दोनों पक्षों में विमाएं, तो देखिए दोनों पक्षों में विमाओं के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक पदों को, प्रत्येक राशि को देख लेते हैं कि उनकी विमाएं हैं क्या क्या। यदि आवर्तकाल की बात की जा रही है, आवर्तकाल टी के रूप में किससे प्रस्तुत होता है, चलिए सीधे सीधे हम इसे बोल सकते हैं, ये समय के लिए प्रस्तुत होता है। समय के लिए प्रस्तुत होता है तो इसके लिए इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र को हम लिखें तो एम शून्य एल शून्य टी के रूप में इसका विमीय सूत्र होगा। इतना हमें पता है कि एक विमाहीन राशि, इसके लिए विमीय सूत्र नहीं होगा। जहां एल की बात होती है, एल हमें क्या बताता है, एल हमें सीधे सीधे लंबाई को बताता है। तो लंबाई के लिए इसका जो विमेय सूत्र है वो क्या होगा, एम शून्य एल टी शून्य के रूप में। ठीक है, ये हमें मिल गया, लंबाई है। अब यहाँ पर आता है अंतिम में गुरुत्वीय त्वरण, तो हमने इसे केवल त्वरण के रूप में लिया। तो त्वरण के लिए इसका विमेय सूत्र क्या रहने वाला है, त्वरण के लिए इसका विमेय सूत्र एम एल टी ऋण 2 के रूप में। मतलब त्वरण क्या होता है, हमेशा मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में, मतलब जो दूरियां होती हैं और समय के यहाँ पर अनुपात में वर्ग के बराबर वो होता है। तो हमने विमेय सूत्र लिख लिया। अब सभी विमेय सूत्रों को हम क्या करने वाले हैं, इन सभी विमेय सूत्रों को लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक में सभी मानों को हम रखते हैं। ठीक है, किस प्रकार से इसे लिखा जाएगा, टी हमने लिखा तो टी एक पक्ष में, मतलब बाएं पक्ष में टी के लिए हमने उसका मान एम शून्य एल यहाँ पर शून्य टी के रूप में स्पष्ट कर रखा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया केवल बाएं पक्ष के लिए। बराबर हम करते हैं दाएं पक्ष में जो जो पद यहाँ पर है, के एक विमाहीन राशि है, के की राशि को हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर केवल हम के लिख लेते हैं। ठीक है, एल का मान क्या क्या यहाँ पर, एल के लिए हमने लिखा है एम शून्य एल टी शून्य के रूप में, और उसका घात क्या होगा, उसका घात होगा ए। समीकरण एक से हम देख रहे हैं। जी का मान क्या होगा, एम शून्य, यहाँ पर माफ कीजिएगा, जो जी का मान है वहां पर एम शून्य रहने वाला है। अब इसी तरह m यहाँ पर शून्य होगा, l और t ऋण 2 के रूप में या ऋण 2 घात के रूप में इसके मान को b के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है हमने। अब देखिए घातों के अनुसार उनके मानों को हम हल कर लेते हैं, m शून्य l और t। देखिए हम जानते हैं कि पद यदि समान होते हैं, राशियां समान होती हैं, तो उनके घात यदि हम तो वो जुड़ जाते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम उसे, यदि हमने m के लिए लिखा केवल, तो m के लिए दोनों तो शून्य हुए, तो m के लिए यहाँ पर शून्य हमने लिख लिया केवल।
अब केवल एल के लिए बात करें तो एल के लिए हम उसके मान को क्या लिखते हैं, एल, यहाँ पर घात होगा ए, और यहाँ पर मान बनते हैं टी शून्य के रूप में। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब इसी तरह दूसरे पद के लिए हम उसके मान को लिखें तो एम यहाँ पर अब भी शून्य है क्योंकि घात उसका शून्य था पहले से। एल की बात करते हैं तो एल की घात बी के रूप में, और यदि टी की बात करते हैं तो टी घात ऋण 2b के रूप में इसका मान हमें मिलेगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम दोनों पदों को, यहाँ पर जो घात होते हैं घात वो क्या होंगे, घात आसानी से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा m के लिए तो मान हमारे पास शून्य ही आने वाला है। l के लिए यदि बात की जाती है तो l का मान आता है a धन b के रूप में। ठीक है, इसी तरह t की बात आती है तो t हमारे पास होगा शून्य ऋण 2b के रूप में। ठीक है, ये हमें मिला m शून्य, l शून्य, t के रूप में, ये हमें मिल गया है। इसी तरह प्रत्येक मानों को हम देखें और हमें करनी होगी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में तुलना। तो अब हम करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर तुलना दोनों पक्षों में तुलना हम करेंगे। तो देखिए घातों की तुलना यदि की जाती है तो m के लिए घातों की तुलना के मान से मान तो शून्य ही आएगा। यदि l से की जाती है तो l से हम देखेंगे शून्य बराबर a धन b के रूप में मान आता है। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर हम लिख सकते हैं ऋणात्मक b के बराबर। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। अब यदि l के लिए तो हमने देख लिया, अब हम देखने वाले t के लिए। t के लिए क्या मान होगा, घातों को देखते हैं तो t का मान बाएं पक्ष में 1 है, जबकि t की घात के रूप में दाएं पक्ष में वो मान ऋण 2b के रूप में है। b का मान इस प्रकार से हमें कितना मिला, ऋण 1:2। और यदि इसी b के मान को हम यहाँ पर रखते हैं तो a का मान हमें कितना मिलता है, a का मान हमें मिलता है 1:2 के रूप में। देखिए ऋणात्मक और ऋणात्मक धनात्मक हो गया a और b के मान। अब a और b के जो मान हमें मिले हुए हैं उसे हमें क्या कहाँ रखना होगा, समीकरण 1 में वापस से। अब यहाँ पर देखिए सभी पदों को, जो a तथा b के जो मान है, b मान है, उसे हम कहाँ रखने वाले हैं, समीकरण 1 में रखने वाले हैं। समीकरण 1 पे यदि हम रखेंगे इसके मान को तो देखिए क्या होगा, t तो वही रहेगा, k एक नियतांक राशि है, l के लिए हमने घात को लिखा तो l के लिए घात a के रूप में हम उसके मान को कितना लिख लें, 1:2 के रूप में। इसी तरह g के लिए उसका घात कितना आता है, b के रूप में, तो ऋण 1/2 उसका मान आया। ठीक है, तो इसे क्या लिखा जाएगा, t बराबर होगा l और यहाँ पर k l की घात 1:2 और नीचे हम g को ले जाते हैं तो g की घात 1:2 के रूप में, ये हमें मिल गया पद। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि t जो आवर्तकाल है वो किस तरह से निर्भर करता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल के रूप में L/G के रूप में। ठीक है, ये हमें सूत्र जो विमेय सूत्र से या विमेय विधि से जो सूत्र हमें ज्ञात करना था आवर्तकाल का, कि वो यहाँ पर प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण से किस प्रकार संबंधित होता है, हमारे पास सूत्र हुआ। अब यदि k के मान को यहाँ पर देखा जाता है तो k का मान सामान्य रूप से 2π के रूप में स्पष्ट होता है। तो हम इसके सूत्र को लिखें तो t बराबर यहाँ पर कितना होगा, 2π, यहाँ पर L/G के रूप में इसका मान आएगा। ठीक है, जहाँ L हमें प्रभावकारी लंबाई, G गुरुत्वीय त्वरण और T उस सरल लोला के लिए उसके आवर्तकाल को बता रही है। यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।